मेरा नाम मीनल है। मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे पापा एक मामूली से मजदूर थे। एक ऐसे मजदूर जो गांव में खेती बाड़ी किया करते थे। हम उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारा गांव बहुत पुराना था और हमारे गांव में ज़्यादातर पुरानी सोच रखने वाले लोग ही रहते थे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे। मैं उनकी एकलौती बेटी थी। मैंने बचपन से ही देखा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार कि मेरी खुशी की खातिर मेरे गरीब पिता ने सब कुछ किया था, और मेरी माँ जो हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती रहती थी, हमेशा मुझे अच्छी बातें सिखाया करती थी, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरे माता पिता का कहना था कि हमारी बेटी ही हमारा बेटा भी है। ये भले ही हमारी बेटी है, लेकिन हम इसकी परवरिश बिल्कुल बेटों की तरह करेंगे। हमारे गांव में लड़कियों के घर से निकलने पर रोक टोक होती थी, मगर मेरे माता पिता ने कभी मुझ पर किसी तरह की रोक टोक नहीं की थी। मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनाए जाते थे। जिस काम में मुझे खुशी मिलती वही काम वो लोग किया करते थे। मेरे घर के आसपास में बहुत सारे ऐसे घर थे जहाँ के बच्चे शिक्षित नहीं थे, लेकिन मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया लिखवाना था। उन्होंने मेरे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। भले ही वो कम कमाते थे, मगर उन्होंने मुझे शिक्षा दिलवाने के लिए बहुत कुछ किया। मेरे पापा मुझे आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते थे। मेरे पापा की शुरू से ही चाहत थी कि उनकी एक बेटी हो, और जब भगवान ने मुझे उनको सौंप दिया तो उनका यही सपना था कि उनकी बेटी कामयाब बने, एक आईपीएस ऑफिसर बने और दुनिया में अपना नाम कायम करे। मेरे पापा ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं थे जो अपनी बेटियों पर रोक टोक करते, अपनी बेटियों को समाज से छुपाकर रहना सिखाते। बल्कि मेरे पापा तो ऐसे इंसान हैं जो बेटी को एडवाइस देते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो उसको खामोशी से बर्दाश्त मत करो, बल्कि लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना सीखो। अपने परिवार के साथ मैं बहुत खुश थी। बचपन से लेकर जवान होने तक मैंने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ आईपीएस ऑफिसर बनना ही समझा था, और जैसे ही मैं बड़ी हुई तो मैंने आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन मेरे इतने समझदार पापा को ना जाने क्या हो गया था। जैसे ही मैं जवान हुई तो मेरी खूबसूरती देखकर वो बहुत डरने लगे थे। आजकल हमारे समाज में लड़कियों के साथ एसिड अटैक, बलात्कार, शोषण जैसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। बस यही सब देखकर मेरे पापा डरने लगे थे, और उन्हें लगता था कि उनको अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। इसलिए पापा ने मेरी शादी की बात निकाल दी थी। जब मुझे पता चला कि पापा तो मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन अब उनका फैसला बदल गया है। भला वो अपना फैसला कैसे बदल सकते हैं? कैसे वो अपनी बेटी का और अपना सपना तोड़ सकते हैं? मैंने पापा से इस बारे में बात की तो पापा कहने लगे कि बेटा, मुझे बहुत डर लगता है। तुम्हें नहीं पता कि आजकल लेडीज पुलिस कांस्टेबल्स को भी ये दरिंदे हैवानियत करने से नहीं छोड़ते। बस मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र रहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। भगवान करे तुम्हें ऐसा पति मिले जो शादी के बाद भी तुम्हारी पढ़ाई जारी रखे। हो सकता है कि तुम्हारा पति तुम्हारा सपना पूरा कर दे। पापा बड़े उदासी भरे शब्दों में ये बात कह रहे थे। मैंने पापा को उनकी बातों का जवाब दिया। मैंने कहा, पापा, मेरे आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना आपने और मैंने देखा था, मेरे पति ने नहीं, तो फिर वो मेरा सपना क्यों पूरा करेगा? और मान लीजिए मुझे अच्छा पति मिल भी गया तो जरूरी तो नहीं कि शादी के बाद वो वही करेगा जैसा मैं कहूंगी। मैंने कहा, पापा आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। पापा कहने लगे, बेटा, सारी जिंदगी मैंने वही किया है जो तुमने कहा है, मगर अब मैं अपनी जवान होती बेटी से डरने लगा हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हमारे गांव में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें लड़कियों के साथ बहुत बुरा दुर्व्यवहार हुआ है। मैंने कहा, लेकिन पापा, आपने तो मुझे हमेशा सक्षम रहना सिखाया है, तो फिर आज आप क्यों घबरा रहे हो? पापा कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं बस तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हारी परवरिश बड़ी मुश्किल से की है। गांव वालों की ढेर सारी बातें सुनी हैं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया या तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो शायद मैं किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। लोग यही कहेंगे कि सारी जिंदगी अपनी बेटी को बहुत छूट दी, और ये सब उसी झूठ का नतीजा है। मैं अपने पापा को कितना ही समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर ना जाने उन्हें क्या हो गया था। मैंने मम्मी को भी मनाने की कोशिश की थी, लेकिन मम्मी का भी यही कहना था कि जो तुम्हारे पापा का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। अब मैं भी शादी करने पर मजबूर हो गई थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। काफी समय तक तो पापा को मेरे मेल का कोई लड़का नहीं मिला था, लेकिन कुछ समय के बाद
मेरे कुछ रिश्तेदारों के जरिए मेरे मम्मी पापा को एक लड़के के बारे में पता चला था। उन्होंने बताया था कि हमारी मिनल के लिए एक रिश्ता है। वो लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, लड़का अच्छा कमाता है, पड़ोस के गांव में उनका बहुत बड़ा घर है, यहाँ तक कि पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत है। लड़का पढ़ा लिखा है, इसीलिए तो हमें वही लड़का हमारी मिनल के लिए समझ में आया था। आप एक बार लड़के पर नज़र डाल लो, लड़का देखने में भी बहुत अच्छा है, आपको पहली नज़र में ही पसंद आ जाएगा। मेरे मम्मी पापा ने आपस में सोच विचार किया और कुछ दिनों के बाद वो उस लड़के को देखने के लिए चले गए थे। जब वो लड़के से मिले और उसके परिवार वालों से मिले तो उन्हें लड़का और उसका परिवार बहुत पसंद आया था और हर हाल में उन्हें ये रिश्ता मेरे लिए बहुत अच्छा लगा था। लड़के वालों ने भी हमारे घर आकर मुझे पसंद कर लिया था। मैं भले ही गरीब पिता की बेटी थी, मगर मेरे पापा ने मुझे पढ़ा लिखाकर इतना कामयाब तो कर ही दिया था कि मैं आराम से कोई भी नौकरी कर सकती थी और अभी भी मैंने अपनी आईपीएस की पढ़ाई जारी रखी थी। ये फैसला तो पापा पर डिपेंड था कि अगर शादी के बाद मेरे पति ने मुझे पढ़ने नहीं दिया तो मैं अपनी पढ़ाई रोक दूंगी, और अगर मेरे पति ने मुझे पढ़ने की परमिशन दी तो शायद मैं एक आईपीएस ऑफिसर बन सकती हूँ। मेरा रिश्ता रोहन नाम के उस लड़के के साथ तय हो गया था, लेकिन हम दोनों के रिश्ते में एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी। वो ये दिक्कत थी कि लड़के को दहेज में 2 करोड़ नकद चाहिए थे और दहेज का सारा सामान भी ब्रांडेड चाहिए था। ये सब सुनकर तो हमारे होश उड़ गए थे और मेरी मम्मी पापा तो सोच विचार में पड़ गए थे, क्योंकि मेरे पापा का इतना बजट नहीं था। हम तो गरीब लोग थे और वो लोग हमारे बजट से ज़्यादा बातें कर रहे थे। ना तो मेरे पापा 2 करोड़ उनको दे सकते थे और ना ही ब्रांडेड दहेज उनको दे सकते थे। मेरे पापा को तो मामूली सा दहेज देने का इरादा था। ऊपर से उन लोगों की इतनी हैवी डिमांड सुनकर मेरे पापा के होश उड़ गए थे। फिर भी हमारे जो रिश्तेदार बीच में पड़े हुए थे, उन्होंने मेरे ससुराल वालों से आपस में मिलजुल कर बात करने की कोशिश की। फिलहाल दोनों परिवारों के बीच बात तो बन गई थी, मगर मुझसे इतनी ऊंची ऊंची उनके डिमांड्स के बारे में मेरे मम्मी पापा ने छुपाया था। वो लोग मेरे सामने ये बात नहीं आने देना चाहते थे कि मेरे ससुराल वाले मेरे पापा से कैश और ब्रांडेड सामान की उम्मीद कर रहे हैं। पापा बहुत अच्छे से जानते थे कि उनकी बेटी बहुत गुस्से वाली है और अगर उसके सामने ये बात आई तो वो फौरन ही इस रिश्ते से इनकार कर देगी। मैंने तो अपने घर वालों की मर्जी पर ही अपना सर झुका दिया था। जैसे मेरे माता पिता चाहते मैं तो वैसा करने के लिए तैयार थी। पापा ने रोहन के घर वालों से बात की थी कि ब्रांडेड सामान तो हम अपनी बेटी को दहेज में देंगे ही, मगर 2 करोड़ का बंदोबस्त मुझ जैसे गरीब इंसान से कहाँ हो सकता है। जिस बात पर रोहन के पापा और उसके बड़े भाई भड़क उठे थे। उन्होंने कहा था, अगर आपने हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो ये रिश्ता नहीं होगा। हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, हमारे बेटे के लिए तो रिश्ते की लाइन लगी हुई है। हम चाहे तो अपने बेटे की शादी किसी और अमीर घर में और खूबसूरत लड़की से भी करवा सकते हैं, मगर हमें आपकी बेटी पसंद आ गई है। आप शरीफ लोग लगते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि शरीफ लोग हमारी भी शराफत का फ़ायदा उठाएंगे। हमें खाली बेटी देखकर ही खुश करना चाहते हैं। आजकल खाली बेटी देने से कौन खुश होता है। आखिरकार हमने अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ाई करवाई है। वो सरकारी स्कूल में एक अच्छे पद पर नौकरी करता है। उसकी तनख्वाह भी अच्छी है, तो क्या उसके ससुराल वाले उसके आगे के कारोबार के लिए उसे 2 करोड़ कैश नहीं दे सकते? वैसे भी सारी जिंदगी आपकी बेटी है तो हमारे बेटे की कमाई पर ऐश करेगी, उस पर हमारा क्या फ़ायदा होगा। हम तो आपकी बेटी के फ़ायदे के लिए ही ये बात कर रहे हैं। उनकी इतनी बात सुनने के बाद फिर भी मेरे पापा ने कहा था कि मैं पैसों का कहीं से भी बंदोबस्त करने की कोशिश करता हूँ। रोहन तो जैसे जिद पर अड़ गया था। उसने कहा था कि आपको कोशिश नहीं करनी, बल्कि कुछ भी करके पैसों का बंदोबस्त करना है। लेकिन रोहन मुझ जैसी लड़की को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझ जैसी होनहार और खूबसूरत लड़की उसे कभी नहीं मिल सकती थी। मैं आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही थी, तो कुछ समय बाद एक आईपीएस ऑफिसर बन भी जाती, और अगर मैं ऑफिसर बन जाती तो मेरी सैलरी भी अच्छी होगी। मैं अकेली ही अच्छा कमाने लगूंगी। यही सब तो रोहन के परिवार वाले सोचने लगे थे। इसी तरह मैनेज करके कैसे भी शादी का बंदोबस्त कर लिया जाए। उसके बाद रोहन के पेरेंट्स ने मेरे मम्मी पापा से बातचीत की और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप लोगों को जैसा ठीक लगता है आप वैसा ही कीजिए। आप लोग दहेज में जो भी दे देंगे हम खुशी खुशी रख लेंगे।
इसके बाद मेरी और रोहन की शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी, लेकिन मेरे पापा इस शादी के लिए बहुत परेशान थे। वो बहुत टेंशन में रहने लगे थे क्योंकि वो एक मामूली से मजदूर थे। वो इतने पैसे और सामान का इंतजाम कहाँ से करते? लेकिन मेरे पापा के पास एक छोटी सी ज़मीन थी जो हमारे गांव में ही थी, और उसी ज़मीन पर हमारा अनाज वगैरह उगता था, और उसी से जो अनाज होता था वो हम लोग खाया करते थे, और उसी से हमारा गुजारा होता था। मेरे पापा को अपनी उस ज़मीन को बेचने के अलावा और कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था। मेरे पापा ने उस ज़मीन को गिरवी रख दिया था, और उसे जो पैसे मिले उसे मेरे लिए ब्रांडेड सामान खरीदना शुरू कर दिया था। मेरे पापा ने थोड़े से कैश का भी इंतज़ाम कर लिया था। पापा को लगता था कि लड़का सरकारी टीचर है, इसलिए उसे इतना दहेज देना तो नॉर्मल बनता ही है, और अगर उनकी बेटी की शादी रोहन के साथ हो गई तो उनकी बेटी सारी जिंदगी अपने पति के साथ ससुराल में बहुत खुश रहेंगी। यही सब सोचकर मेरे पापा ने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी थी। मेरे ऐसे पापा जो अपनी बेटी को हमेशा साहस से लड़ने की और गलत बातों पर आवाज़ उठाने की एडवाइस दिया करते थे, लेकिन अब अपनी बेटी के होते हुए वो खुद भी मजबूर हो गए थे। मैंने तो पापा को कहा भी था, पापा आपको क्या ज़रूरत है इतना सब दहेज देने की और ऐसे लड़के से मेरी शादी करवाने की जो पैसों और दहेज के लालच में मुझसे शादी कर रहा हो। ऐसे तो आप बर्बाद हो जाओगे ना हमारे पास ज़मीन रहेंगी, ना हमारे पास खाने के लिए कुछ रहेगा। ये शादी मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी और लड़के से शादी कर लूँगी। आपको इतना दहेज देने की क्या ज़रूरत है? लेकिन पापा मेरी बातों को नहीं मान रहे थे, और जाहिर सी बात है कोई भी माता पिता यही सोचेंगे कि उनकी बेटी की शादी जहाँ भी हो वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारे। हमारे घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगी थीं, और फिर शादी का दिन भी नज़दीक आ गया था। कुछ दिनों बाद रोहन मेरे घर धूमधाम से बारात लेकर आया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही दूल्हे के मंडप में बैठने का समय हुआ तब मेरे होने वाले पति ने मेरे पापा से कहा कि अभी अपनी बेटी को यहाँ मत बुलाना, मैं आपकी बेटी की मांग में सिंदूर बाण में भरूंगा। पहले मुझे रकम के 2 करोड़ और सारा सामान देखना है कि आपने ब्रांडेड सामान दिया है या फिर हमें लोकल सामान देने का इरादा है, और मैं रकम के पैसों पर भी एक बार नज़र डालना चाहता हूँ। ये बात सुनकर तो मेरे मम्मी पापा का चेहरा उदास हो गया था, लेकिन फिर भी पापा ने दहेज का सारा ही सामान मेरे ससुराल वालों को दिखा दिया था, मगर 2 करोड़ की रकम का इंतज़ाम पापा नहीं कर सके थे। उन्होंने 50 लाख का इंतज़ाम तो कर लिया था, जो 50 लाख उन्होंने उनको दे दिए थे। सामान तो मेरे ससुराल वालों की और पति की समझ में आ गया था, मगर पैसों का बंदोबस्त ना होने पर मेरा होने वाला पति खुश नहीं था। वो सारे मेहमानों के सामने बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा था और कहने लगा था कि आप लोगों से मैंने पूरे 2 करोड़ की रकम को कहा था, और आप लोग ये मुझे 50 लाख क्यों दे रहे हो? इतने कम पैसों से भला मेरा कैसे गुजारा हो सकता है? मम्मी पापा को तो सारे मेहमानों के सामने अपनी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था। वो लोग उसे भरोसा दिला रहे थे कि शादी के बाद हम बाकी के पैसों को भी बंदोबस्त कर लेंगे, मगर रोहन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, और उसके इस गुस्से में उसका बड़ा भाई भी उसका साथ दे रहा था। उसके माता पिता भी लगातार गुस्सा हो रहे थे, मगर इस समय उन्होंने शांत रहना ही ज्यादा बेहतर समझा। उन्होंने अपने बेटे को भी समझाने की कोशिश की कि बेटा इस समय शांत हो जाओ, लेकिन रोहन तो अपने माता पिता के शांत होने का इशारा समझ ही नहीं रहा था। उसके माता पिता का मकसद था कि जब बहू घर में आ जाएगी तो आईपीएस ऑफिसर बन जाएगी, और ऑफिसर बनने के बाद उसे अच्छी खासी सैलरी मिला करेगी और उसका रुतबा भी अलग होगा। लेकिन रोहन का कहना था कि जब तक मुझे 2 करोड़ की पूरी रकम नहीं मिल जाती तब तक मैं उनकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। अब मामला ज्यादा बिगड़ने लगा था। शादी का माहौल था, काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, सभी लोग परेशान हो गए थे, जबकि मैं उस समय कमरे में बैठी दुल्हन की तरह सज रही थी। मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब मुझे मंडप में जाने के लिए बुलाया जाएगा। पापा ने रोहन से कहा था कि बेटा जितना मुझसे हो सका मैंने कर लिया, मगर इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। और बात सिर्फ सामान और पैसों की नहीं है, तुम हमारी बेटी को भी तो लेकर जा रहे हो। हमारी बेटी पढ़ी लिखी है और वो एक दिन आईपीएस ऑफिसर जरूर बनेगी, क्योंकि वो आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही है। इस बात का भी तो तुम ध्यान रखो। लेकिन रोहन फिर भी मेरे पापा की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। सारे ही लोग ये तमाशा देख रहे थे।
बारात की तरफ के मेहमान और हमारी तरफ के मेहमान भी रोहन को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो किसी की बात नहीं सुन रहा था। उसके मम्मी पापा ने तो उसे यहाँ तक कह दिया था कि बेटा, जो मिल गया है वो मिल गया, अब इतना नाराज होने की क्या जरूरत है। मगर वो दोनों भाई एक सी जबान बोल रहे थे। वो अपने माता पिता की बात सुनकर भी शादी करने के लिए राजी नहीं था, बल्कि उसने तो गुस्से में आकर मेरे पापा के 4-5 थप्पड़ भी मार दिए थे। वो अपने आप को कहीं का दबंग समझ रहा था। मेरे मम्मी और पापा की आंखों में आंसू आ गए थे। मेरे पापा हाथ जोड़कर उसके आगे विनती कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। हमारी बेटी बहुत अच्छी है, इसमें भला मेरी बेटी का क्या कसूर है। बात अगर पैसों की है तो मैं कुछ महीनों में पैसों का इंतजाम करके आप लोगों को पैसे दे दूंगा। इस समय मेरे पास जो मौजूद है उसी के साथ मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। इतना सब कुछ हो चुका था, मगर मुझे भनक तक नहीं पड़ी थी। लेकिन अब हंगामा काफी हद तक बढ़ गया था, इसलिए कुछ लड़कियों ने कमरे में आकर मुझे पूरी बात बता दी। और जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। जब मुझे पता चला कि मेरा होने वाला पति मेरे पापा पर हाथ उठा रहा है, तब मैं तुरंत दौड़ते हुए अपने पापा के पास चली गई थी। मैं जब बाहर आई तो रोहन और उसका भाई मेरे पापा के साथ बहुत बदतमीजी कर रहे थे। मुझे पता चला कि उस बदतमीज लड़के ने मेरे पापा पर हाथ उठाया है, तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। मैं तो उसके सामने डटकर खड़ी हो गई थी और मैंने कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को हाथ लगाने की। मैंने तो उसे और उसके पूरे परिवार को बहुत सारी बातें सुनाई थीं, जिस पर मेरे मम्मी पापा बार बार मुझे अंदर जाने का कह रहे थे, लेकिन मैंने बोल दिया था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पापा पर हाथ उठाया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा मुझे तुम जैसे लालची इंसान से शादी नहीं करनी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। मैंने उसी समय अपने पापा से कहा, पापा, जो लड़का इतना दहेज और इतना पैसा लेकर मुझसे शादी करेगा तो इसकी क्या गारंटी है कि वो शादी के बाद मुझे खुश रखेगा। जरा सोचिए, अगर मैं शादी के बाद इसके घर में चली भी जाती हूँ तो हमेशा ये मुझे ताने दिया करेगा, जलील करता रहेगा, मुझे मारेगा, पिटेगा, दहेज के लिए प्रताड़ित करेगा। ऐसे लड़की से शादी करने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी अकेले ही बिता दूं। मेरी बात सुनकर वहां पर मौजूद सारे ही लोग परेशान हो गए थे। सभी लोग हैरान हो गए थे और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। रोहन अभी भी अपनी जिद पर अड्डा हुआ था। उसका यही कहना था कि जब तक उसकी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी तब तक वो मुझसे शादी नहीं करेगा। दोनों ही परिवारों के बीच ये हंगामा लगभग रात के 2 बजे तक चलता रहा था। मैंने अपने मम्मी पापा से कह दिया था कि आप लोगों की जिद बहुत हो गई, अब मैं आप लोगों की एक नहीं मानूंगी। अगर ये लड़का मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो मैं भी इससे शादी करने के लिए बेचैन नहीं हो रही हूँ। ये यहाँ से जा सकता है। मेरी बात सुनकर रोहन को बहुत गुस्सा आया था और वो अपने पूरे परिवार के साथ और अपने बारातियों के साथ हमारे घर से वापस चला गया था। हमारे यहाँ जितने भी मेहमान मौजूद थे वो भी यहाँ से चले गए थे। इस तरह मेरी शादी नहीं हो पाई थी और मेरी बारात वापस चली गई थी। मेरे मम्मी पापा ये सब देखकर बहुत ज्यादा रोए थे कि पापा ने बड़ी मुश्किल से पैसों का बंदोबस्त किया था और जब शादी करने की बारी आई तो मेरी बारात वापस चली गई थी। मैंने उनको तसल्ली दिलाई थी कि आपको तो इस बात का शुक्र मानना चाहिए कि आपकी बेटी लालची लोगों के घर जाने से बच गई। मैं उनको तो भले ही तसल्ली दे रही थी, लेकिन मैं भी अंदर से टूट गई थी। मेरे पापा ने अपनी जमीन भी गिरवी रख दी थी और उससे आए हुए पैसों का सामान खरीद लिया था, जिस वजह से सारे सामान का भी नुकसान हो गया था। लेकिन मैं हिम्मत हारने वाली लड़कियों में से नहीं थी। मेरे पापा ने हमेशा मुझे साहसी बनना सिखाया था। अब जब वो खुद कमजोर पड़ गए थे तो मुझे ही कुछ न कुछ करना था। मैंने खुद को हौसला दिया था और फिर कुछ दिनों के बाद ही मैंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और फिर स्टेट लेवल पास करने के बाद मुझे पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया गया था। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए मुझे मसूरी और कुछ दिनों के बाद हैदराबाद भेजा गया था। सारी ही ट्रेनिंग पास करने के बाद मुझे आईपीएस ऑफिसर बनने में सफलता मिली थी। हालांकि आईपीएस ऑफिसर बनने का सफर मेरे लिए बहुत कड़ा और मुश्किल रहा था, मगर लाख मेहनत और कोशिशों के बावजूद मैं कामयाब हो गई थी। मेरे ब्रांडेड दहेज को मेरे मम्मी पापा ने अपने गांव में ही बेच दिया था, क्योंकि हमारे गांव में उन दिनों एक लड़की की शादी थी और वो सामान कम कीमत पर लड़की वालों ने खरीद लिया था। मैंने तो अपने मम्मी पापा से बोल दिया था
कि अब मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपना सपना पूरा करना है, क्योंकि मैं उनको समझा चुकी थी कि आप लोग देख चुके हैं ना मेरी बात ना मानकर, इसलिए मुझे आगे पढ़ने की उन्होंने अनुमति दे दी थी। फिर वो दिन भी आ गया था जब मैं अपना सपना पूरा कर चुकी थी। मेरे घरवाले इस खबर से बहुत खुश हुए थे कि उनकी बेटी आईपीएस ऑफिसर बन गई। उस दिन मैं अपने पुराने दिनों को याद करके बहुत रोई थी, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में बहुत सारी कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। शायद मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। शायद आप लोग मेरे शब्दों से अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जिस इंसान के ऊपर इतना कुछ बीत चुका होता है, वो इंसान बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि मुझ पर क्या बीती होगी। मेरे घरवाले सोच रहे थे कि चलो अच्छा हुआ कि हमने अपनी बेटी की शादी रोहन के साथ नहीं की। मेरी कामयाबी के चर्चे अब हमारे पूरे गांव में फैल गए थे। गांव वाले कहते थे कि हमारे गांव की बेटी मीनल ने अपने गांव का नाम रोशन किया है, और ये खबर अब लगभग हर न्यूज़ चैनल और अखबार के जरिए पूरे गांव में ही नहीं बल्कि हमारे पूरे प्रदेश में पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि ये बात रोहन के घर वालों को भी पता चल गई थी कि मीनल आईपीएस ऑफिसर बन गई है। रोहन के घर वाले तो बहुत पछता रहे थे और साथ ही साथ हैरान भी हो रहे थे। वो लोग मन ही मन सोच रहे थे कि शायद उस दिन अगर हमने अपने बेटे की शादी मीनल के साथ करवा दी होती तो आज हमारे घर की बहू आईपीएस ऑफिसर होती। अब वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था और मेरी पोस्टिंग इधर से उधर होती रहती थी। मैंने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा सा घर अपने ही गांव में खरीद लिया था। अब हमारी जिंदगी में काफ़ी सारी आसानियां आ गई थीं और मैं एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर थी। लेकिन 2-3 सालों बाद जब मेरी पोस्टिंग अपने ही ज़िले में हुई तो एक दिन मेरे थाने में एक लड़की रोती हुई बड़ी गंभीर अवस्था में मेरे पास आई थी। वो रोते रोते मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैडम जी मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। उसको इस तरह रोते हुए देखकर मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। पहले तो मैंने उसे अपने सामने तसल्ली से बैठने के लिए कहा और कहा कि रोना बंद करो और बताओ कि क्या बात है। वह कहने लगी कि मैडम जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप एक ईमानदार आईपीएस ऑफिसर हो और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक महिला हो और एक महिला ही दूसरी महिला की तकलीफ को समझ सकती है। मैंने कहा हाँ हाँ तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, बताओ क्या बात है, मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। वो कहने लगी कि दरअसल 1 साल से मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। मेरे ससुराल में मेरे सास, ससुर, पति और एक जेठ है। 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे पापा गांव की जमींदार हैं। उन्होंने मुझे शादी में बहुत सारा दहेज दिया था और 50 लाख के नश भी दिए थे। ऐसा सिर्फ मेरे ससुराल वालों के कहने पर हुआ था। मेरे पिता के पास इतना था कि उन्होंने दहेज में मुझे मेरे ससुराल वालों के कहने के मुताबिक सब कुछ दिया था, मगर मेरी शादी के 2 महीने बाद ही मेरे पिता का देहांत हो गया। मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र अभी 18 साल है। जिस दिन से मेरी शादी हुई है मेरे ससुराल वालों ने मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया हुआ है। इतना ढेर सारा दहेज और करोड़ों की रकम मिलने के बाद भी उन लोगों का लालच पूरा नहीं होता। शादी के कुछ दिनों बाद तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा था, लेकिन बाद में मेरी सास और मेरा पति बार बार मुझे मेरे मायके भेज देते और कहते कि अपने पिता से पैसे लेकर आ। जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे मैं थोड़े थोड़े पैसे अपने पिता से लेकर आती रहती थी, मगर मैंने कभी अपने पिता को ये नहीं बताया था कि पैसे मांगने के लिए मुझे मेरे ससुराल वाले भेजते हैं। लेकिन जब मेरे पिता इस दुनिया से चले गए और मेरा भाई बचा तो मैं अपने भाई से तो पैसे नहीं मांग सकती थी, क्योंकि वो तो खुद अभी कम उम्र का है और शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। लेकिन पिताजी के मरने के बाद उसने शहर जाकर पढ़ाई करना छोड़ दिया। मेरे ससुराल वालों ने मेरे भाई को भी नहीं छोड़ा और वो हर दिन मुझे ब्लैकमेल करते रहे कि अपने भाई से जाकर पैसे लेकर आओ, अपने मायके जाकर कीमती सामान लेकर आ। मैं अपने ही मायके में चोरी करने लगी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे पति मुझे बहुत मारते थे। ससुर और जेठ कहते थे कि हमारे बेटे के लिए बहुत सारी लड़कियां हैं, अगर तुझे अपना घर बसाना है तो अपने मायके जाकर पैसे लाने ही होंगे। मैं अपने ससुराल वालों से बहुत तंग आ गई थी। फिर मुझे एक दिन एक ऐसी बात पता चली जिसको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे मेरे ससुराल की एक नौकरानी ने बताया था कि आप इन लोगों की इच्छा अनुसार चलती रहा करो, वरना ये आपके साथ भी वैसा ही करेंगे जैसा बड़ी भाभी के साथ किया था। बड़ी भाभी मतलब? मेरी जेठानी
मेरे जेठ की पत्नी, मैंने नौकरानी से पूछा था कि बड़ी भाभी के साथ क्या हुआ था। क्या मेरे जेठ पहले से ही शादीशुदा है? क्योंकि जब मेरा रिश्ता मेरे ससुराल में तय हुआ था तो मेरे पिताजी को बताया गया था कि मेरी जेठानी किसी बीमारी के कारणवश दुनिया को छोड़कर चली गई थी। लेकिन नौकरानी ने मुझे बताया कि वो किसी बीमारी के चलते इस दुनिया से नहीं गई, बल्कि उनको मारा गया था। उसने बताया कि उनको भी इसी तरह पैसे लाने के लिए बार बार कहा जाता था, मगर बड़ी भाभी गरीब घर की थी। उनके पिता ने जैसे तैसे शादी के समय अच्छे दहेज और लाखों रुपए की रकम का बंदोबस्त कर दिया था। वो इतने गरीब थे कि अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करने के लिए उन्होंने अपना बिघड़ दांव पर लगा दिया था, और फिर उसके बाद वो दर दर की ठोकरें खाने लगे, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ अपनी बेटी के ससुराल वालों को दहेज में दे दिया था। मेरी जेठानी के घर वालों के पास शादी के बाद कुछ भी नहीं बचा था। उनकी बूढ़े माता पिता बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। इतने पर भी मेरे ससुराल वाले मेरी जेठानी के साथ मारपीट करते थे। उनसे कहते थे कि अपने माता पिता से जाकर इतनी रकम लेकर आनी है, मगर मेरी जेठानी अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो घर से पैसे लेने के लिए निकल तो जाती थी, लेकिन वो ये बात जानती थी कि उसके माता पिता के पास जब कुछ है ही नहीं तो वो उसे पैसे या किसी भी तरह से कुछ नहीं दे सकते। इसलिए वो बेचारे खामोशी से अपने पति की और अपनी सास की मार खाती रहती थी। मेरी सास को जब लगा कि बड़ी बहू तो किसी काम की नहीं रही, इसके माता पिता के पास भी अब देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरी जेठानी की जान ले ली। उन्होंने किचन में जाकर गैस खुली छोड़ दी और घर के बाकी सदस्य बहाने से घर से बाहर चले गए। बड़ी भाभी जब किचन में किसी काम के लिए गई और उन्होंने चूल्हा जलाने की कोशिश की तो पूरे घर में आग लग गई और इस तरह उनकी मौत हो गई। किसी को शक भी नहीं हुआ कि उन्हें मेरी सास ने मारा था। लोगों को यही लगा कि सिलेंडर फटने से मेरी जेठानी की मौत हुई है। नौकरानी ने मुझे जब ये सब कुछ बताया था, उसके बाद नौकरानी ने मुझे ये भी बताया था कि मेरे खुद के पति का भी एक जगह रिश्ता तय हुआ था। उन्होंने लड़की वालों से 2 करोड़ की और ब्रांडेड सामान की मांग की थी, मगर लड़की वाले उनकी मुंह मांगी रकम का बंदोबस्त न कर सके, इसीलिए ये लोग लड़की के द्वार से बारात वापस लेकर आ गए थे। फिर मेरी शादी जब इस घर में हुई तब मेरे साथ भी यही सब कुछ होने लगा। नौकरानी की बातों पर मुझे यकीन आ गया था कि ज़रूर इन लोगों ने मेरी जेठानी की जान ली होगी, क्योंकि ये लोग बहुत लालची लोग हैं और अपना लालच पूरा करने के लिए ये किसी की जान भी ले सकते हैं। मेरे ससुराल वालों का लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। पूरे 1 साल तक मैंने अपने पति की और ससुराल वालों की मार खाने से बचने के लिए उन्होंने जो कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन अब वो लोग कुछ और चाहते हैं। इन लोगों की नीयत मेरे पिता की जायदाद पर है। मेरे ससुराल वाले मुझे मेरे भाई को जान से मारने पर उकसा रहे हैं। मेरे पिता के मरने के बाद मेरे पिता की सारी जायदाद कानूनी तौर पर मेरे भाई की हुई। उन लोगों का कहना है कि तुम अपने भाई को जान से मार दो, तुम्हारा भाई रास्ते से हट जाएगा तो सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी और फिर तुम इस घर में खुशी खुशी रहोगी। हम तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन मैं अपने भाई की जान नहीं ले सकती। इन लोगों का लालच इतना बढ़ता जा रहा है कि मैं बहुत तंग आ गई हूँ। वो लड़की मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैडम जी, मैं अपने भाई की जान नहीं ले सकती, क्योंकि ये लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। मेरे भाई की जान लेने पर मेरे ससुराल वालों के लालच का कभी अंत नहीं होगा। प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो आपसे। पहले भी मैं एक पुलिस ऑफिसर के पास अपनी शिकायत लेकर गई थी। वो पुलिस ऑफिसर मेरे ससुराल आया और उसने बजाय मेरे ससुराल वालों को अरेस्ट करने के मेरी ही शिकायत मेरे पति से कर दी। उसके बाद मेरे पति ने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा था, क्योंकि वो पुलिस वाला उनके हाथों बिका हुआ था। मेरा तो मर्द जात से ही भरोसा उठ गया है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, क्योंकि एक औरत ही औरत की तकलीफ को समझ सकती है। इस लड़की की कहानी सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। शायद मेरी शादी भी रोहन के साथ हो जाती तो आज इसकी जगह मैं अपनी किस्मत को रो रही होती। फिलहाल मैंने इस लड़की से कहा कि तुम मुझे अपना नाम बताओ, अपना एड्रेस बताओ और अपने ससुराल वालों के बारे में सब कुछ बता दो, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। उसने अपने ससुराल वालों की सारी डिटेल मुझे बता दी थी। उसके बाद उसने कहा कि मैं अपने ससुराल वालों का फ़ोटो लेकर आई हूँ। उसने वो फ़ोटो जब मुझे दिखाया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि ये बेबस लड़की जो मेरे सामने खड़ी हुई थी,
ये कोई और नहीं बल्कि रोहन की पत्नी थी। वही रोहन जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी और वो बारात लेकर अपने परिवार के साथ वापस चला गया था। अब मुझे समझ आया था कि रोहन और उसके परिवार वाले कितने घटिया लोग हैं। ये लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपना लालच पूरा करते हैं। इन लोगों का धंधा ही ये है। मैंने उस लड़की से वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और कुछ दिनों बाद ही तुम्हारे आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। उस दिन भी वो लड़की अपने घर से बाहर अपने मायके से पैसे लेने के लिए निकली थी। उसके ससुराल वालों को खामोश करवाने के लिए मैंने उसे थोड़े से पैसे दे दिए थे ताकि वो बेचारी अब घर जाए तो उसे मार खानी न पड़े। उसके घर वालों का कहना था कि तुम अपने भाई को किसी भी तरह हमारे घर बुला लो ताकि हम उसकी जान ले सके और इस काम में तुम्हें हमारा साथ देना होगा। मगर वो बेचारी लड़की अपने भाई की जान कैसे ले सकती थी? तभी तो मजबूरन उसे मेरी सहायता लेनी पड़ी। मैंने सोच लिया था कि मैं इन लोगों का भांडा फोड़कर रहूंगी, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाकर ही रहूंगी। इसलिए मैंने इन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। मैंने अपने पुलिस कर्मियों को भेजकर इन लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। मुझे पता चला था कि रोहन और उसका परिवार ऐसा ना जाने कितने सालों से कर रहे हैं। उनके यहाँ के मर्द कोई काम धंधा तो करते नहीं, बस इसी तरह से इन्होंने पैसे कमाने का एक नया सिस्टम शुरू कर दिया है। मैं अपनी पूरी पुलिस फोर्स को लेकर कोर्ट से ऑर्डर लेकर उनके घर पहुंच गई थी। उनको अरेस्ट करने के लिए मैं जैसे ही रोहन के घर पहुंची तो मैंने अपने हवलदार से सबके हाथों में हथकड़ियां पहनाने के लिए कहा। मुझे पुलिस की वर्दी में देखकर उन सबके पसीने छूट गए थे। रोहन का भाई कहने लगा कि ये क्या हरकत है? हमारे घर में घुसकर हमें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? आखिर हमने क्या किया है? मैंने उन्हें अरेस्ट वारंट दिखाया और कहा कि मैं ऐसे ही तुम्हारे घर में नहीं घुसी हूं, बल्कि कोर्ट से अरेस्ट वारंट लेकर आई हूं। मैं अभी बताती हूं कि तुम लोगों ने क्या आरोप किया है। मैं रसिका के पास गई और कहने लगी कि तुम लोग अपने घर की बहुओं को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हो। वो नौकरानी जिसने रसिका को उसके जेठानी की पूरी कहानी सुनाई थी कि किस तरह से इन्होंने उसकी जेठानी की जान ली थी, और उस नौकरानी को भी हमने पुलिस स्टेशन बुलाकर उसे सारी पूछताछ कर ली थी। वो लोग कहने लगे कि आप झूठ बोल रही हो, हमने किसी की जान नहीं ली। मैंने नौकरानी को बुला लिया था जिसने सबके सामने ये बात कबूल की थी कि हाँ, इन लोगों ने बड़ी भाभी की हत्या की है और ये उनको भी पैसों के लिए उनके मायके भेजा करते थे और छोटी भाभी के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। मैंने कहा, बस तुम लोगों के लिए इतने ही सबूत काफ़ी हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा सबूत तो तुम लोगों के लिए मैं हूँ। मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कितने शरीफ लोग हो। इन लोगों के घर में पुलिस को देखकर आसपास के लोग भी घर में इकट्ठा होने लगे थे और मोहल्ले वालों के बीच ये सारा तमाशा हो रहा था। मैंने कहा, एक दिन तुम्हारे छोटे बेटे ने 2 करोड़ की जिद ठान ली थी और एक मामूली मजदूर के घर जाकर उसकी बेटी से शादी रचाने का वादा किया था, मगर उसके पिता ने 2 करोड़ का बंदोबस्त नहीं किया, इसलिए आपके बेटे ने उस आदमी पर हाथ भी उठाया था। बुजुर्ग व्यक्ति पर हाथ उठाने और ब्लैकमेल करने के जुर्म में भी तुम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और जितने भी अब तक के तुम्हारे आरोप हैं वो सारे ही आरोप मेरे सामने हैं। इतने में ही रोहन के पिता मेरे आगे हाथ जोड़कर आए और कहने लगे कि बेटा हमें छोड़ दो, बेटा कुछ ले देकर फैसला कर लेते हैं। मुझे पता है तुम हमसे नाराज हो। मैंने तो अपने बेटे से कहा था कि एक दिन हमारी बिटिया पुलिस ऑफिसर बनेगी, मगर इसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैंने उसके हाथ को पीछे किया और कहने लगी कि कौन सी बिटिया? मैं तुम लोगों की बेटी नहीं हूँ। तुम्हें दूसरों की बेटियों का कोई दर्द नहीं है। तुम लोगों को तो बस दूसरों की बेटियों से अपना फायदा पूरा करना आता है और अपना लालच पूरा करना आता है। अब तुम लोग अपना लालच जेल में चलकर पूरा करना। उन लोगों ने काफी हाथ पैर मारे। परिवार के लगभग सभी लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि तुम हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही हो, मगर मुझ जैसी आईपीएस ऑफिसर के आगे उन लोगों की कहाँ चलनी थी। मैंने रसिका को इंसाफ दिलाया और उसके ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई थी। रसिका मेरी आभारी थी। इन लोगों को घर रसिका के हवाले कर दिया गया था और उसकी जेठानी के बूढ़े माता पिता को ढूंढकर उनकी भी आर्थिक मदद की गई थी। मेरे माता पिता को जब इस बारे में पता चला तो उन लोगों ने भी अपना सर पकड़ लिया था। मैंने कहा, पापा, अगर आप मेरी शादी उस दिन रोहन के साथ करवा देते तो आज रसिका की जगह मैं इन लोगों के लालच का शिकार हो रही होती। आपने देखा
कि ऐसे लालची लोगों का लालच कभी भी पूरा नहीं होता। ऐसे लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ सजा देनी चाहिए। पापा कहने लगे, बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुझे अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझना चाहिए था। बेटी अभी बहुत कुछ बन सकती है। अगर हम बेटियों को सक्षम बनाएं, बेटियों को इस समाज से लड़ना सिखाएं, तो हमारी बेटियां अपने लिए खुद लड़ सकती हैं। लेकिन अगर हम ये सोचकर अपनी बेटियों की शादी कर दें कि ससुराल में वो सही सलामत रहेंगी जबकि कुंवारी रहेंगी, तो समाज उसे नोच खाएगा। मगर कुछ ससुराल वाले भी ऐसे ही होते हैं जो हमारी बेटियों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अपनी बेटियों की शादी बड़ी सोच समझकर अच्छे घरों में कीजिए, जहां आपसे ज्यादा दहेज की डिमांड की जा रही है। क्या गारंटी है कि शादी के बाद भी आपकी बेटी को वो लोग तंग नहीं करेंगे? दहेज उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाइए। अपनी बेटियों के लिए किसी ऐसे हमसफर की तलाश करिए जो आपकी बेटी को भी खुश रखे और दहेज की भी डिमांड ना करे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।